काफी समय से चाय पीता हुआ मैं इन छोटे छोटे आश्चर्यों को देख रहा था जो मेरी आंखों के सामने घट रहे थे। मैं पहाड़ के एक गांव में बैठा चाय पी रहा था। सामने अचानक बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। पर पीछे के दो पहाड़ों के पर अब भी धूप थी। तेज सुनहरा रंग चारों तरफ बिखर गया था। मैं जिस दुकान में चाय पी रहा था वह एक बुजुर्ग दंपत्ति की दुकान है। शायद इस गांव के 3 किलोमीटर के इलाके में एक ही दुकान है। दोनों अकेले रहते हैं। नीचे गांव में उनकी खेती है जिसे दो बच्चे मिलकर चलाते हैं। दो बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटा दिल्ली में कहीं पढ़ता है, जिसके बारे में वे बड़े फक्र से बता रहे थे। क्योंकि आसपास कोई दुकान नहीं है, इसलिए यह चाय की दुकान, चाय और किराने की दुकान हो गई थी। करीब 3 चाय के बाद अचानक मेरी निगाह उन छोटे पहाड़ों पर पड़ी जिनके पीछे से निकलकर बहुत सारी धूप हमारी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वह दोनों पति पत्नी अपने काम में व्यस्त थे। मैंने चिल्लाकर कहा, वह देखो, धुन कितनी अच्छी लग रही है। दोनों ने एक बार निगाह उठाकर देखा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। मैं जल्दी जल्दी कुछ तस्वीरें लेने लगा। कैमरे के लेंस में मुझे कुछ एक छोटा सा सफेद धब्बा जैसा कुछ दिखा। मैंने लेंस आंखों से हटाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी नीचे किसी गांव से हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसकी चाल उसकी उम्र के हिसाब से काफी तेज थी। वह कुछ ही देर में दुकान पर पहुंच चुका था। वह आते ही चाय वाले के साथ बातचीत में व्यस्त हो गया। वे दोनों अपनी बोली में बातें कर रहे थे। सो मैं वापस पहाड़ों को देखने लगा। मुझे लगा कि उस छोटे से पहाड़ के पीछे किसी ने बहुत सारी आग लगा रखी है, जिसका धुआं वहां से निकलकर हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। कुछ ही देर में उस पूरी धुन के भीतर अब हम थे और यह चाय की दुकान थी और यह पूरा गांव था। वह चाय वाला कहने लगा, धुन की अपनी एक खुशबू होती है। मैंने पूछा, कैसी होती है? वह कहने लगा कि आप जब यहाँ ज्यादा रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यह सुनते ही मुझे ध्यान आया कि 5 बज चुके हैं और मुझे अभी करीब 8-9 किलोमीटर का फासला पैदल तय करना है अपने गेस्ट हाउस पहुंचने के लिए। और जैसा मैं डरपोक हूँ, रात को अकेले इस जंगल में चलना, इस विचार से ही मेरी रूह कांप गई थी। पता नहीं कैसे चाय वाले ने मेरे डर को सूंघ लिया और उन्होंने कहा कि आप इनके साथ वहां तक जा सकते हैं। यह उसी गांव में रहते हैं जहां आपका गेस्ट हाउस है। मैंने तुरंत हाँ कह दिया, बैग कंधे पर टांगा और इंतजार करने लगा कि कब वह बूढ़ा आदमी उठेगा। पर वह वहीं बैठा रहा। उसने एक चाय मांगी। मैंने घड़ी की तरफ एक बार देखा। मैंने महसूस किया कि उसने मेरी तरफ बस एक बार सरसरी निगाह से देखा था। वह भी जब जब वह इस चाय की दुकान में आया था। उसके बाद से या तो वह चाय वाले से बात कर रहा था या वह कहीं शून्य में देख रहा था। एक पर्यटक होने के नाते यह हमेशा अपेक्षित रहता है कि लोग लगातार आपको देखें, आपसे बात करने के बहाने ढूंढें और बहुत जल्द आपको इसकी आदत भी पड़ जाती है। पर यह बुजुर्गवार थे कि इस चाय की दुकान में मेरा होना मानो टाल ही गए थे। मुझे हल्का सा गुस्सा आने लगा। यह बिल्कुल वैसा ही गुस्सा था जैसा गुस्सा मैंने पहली बार शेर को देखते हुए महसूस किया था। वह पिंजरे में था और मैं उसके एकदम सामने खड़ा था। पर उसका व्यवहार कुछ ऐसा था कि मानो मैं वहां हूं ही नहीं या मैं पारदर्शी हूं। मैं उस शेर के सामने चिल्लाने लगा, अजीब सी हरकतें करने लगा, पर उसके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। मेरे दोस्त कहते हैं कि उस वक्त शेर के सामने मैं बंदर जैसा लग रहा था। जब वह बुजुर्ग चाय पीने लगे तो मैंने अपना बैग उतार कर रख दिया। थोड़ा गुस्से में रखा ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ।
मैंने ज्यादा गुस्सा नहीं किया, क्योंकि यहाँ मैं बंदर होने से बचना चाह रहा था। मैंने एक चाय और मांग ली, जिस पर उस दुकान की मालकिन ने मुझे ज्यादा न चाय पीने के लिए एक लेक्चर सुना दिया। मैं उठकर उस चाय की दुकान से बाहर आ गया, चाय खत्म की और अपने और उन महाशय के चाय के पैसे दिए। इस बात पर उन्होंने सिर्फ मुझे एक बार देखा, मुस्काए भी नहीं। धन्यवाद देना तो दूर की बात है। खैर, करीब आधे घंटे के बाद हम दोनों वहां से निकले। 5:30 बज चुके थे। सूरज का दिखना बंद हो चुका था। वह बुजुर्गवार आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे था। इस बीच मैंने उनका नाम पूछा, करीब 3 बार, पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो मैं चुपचाप चलता रहा। थोड़ी ही देर में अंधेरा बढ़ने लगा था। मैंने अपनी टॉर्च अपने बैग से निकाली, कुछ देर उसे अपने हाथ में ही रखा, फिर धीरे से जलाकर देखा कि ठीक से काम कर रही है कि नहीं। मेरे टॉर्च जलाते ही वह बोले, टॉर्च वापस अंदर रख दो। मैंने कहा, अंधेरा बहुत है, रास्ता नहीं दिखेगा। वह चुप रहे। मैं टॉर्च तो बंद कर चुका था, पर कोई जवाब न मिलने के कारण मैंने उसे अपने बैग में नहीं डाला, उसे अपने हाथों में ही दबाए रखा। फिर वह धीरे से बोले, यहाँ टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, उसे अंदर रख लो। वह हाथ में रहेगी तो जलाने का लालच बना रहेगा। उनकी आवाज रात होने के साथ साथ भारी होती जा रही थी। एक आश्चर्य की बात लगी कि उनकी हिंदी कतई पहाड़ीपन लिए हुए नहीं थी। वह एकदम साफ हिंदी बोल रहे थे। मैंने टॉर्च अंदर रख दी। सोचा, अगर अकेले चल रहा होता तो टॉर्च के बाद भी यह अंधेरा सहन नहीं होता। इनके साथ चलने में कम से कम डर तो कम ही लगेगा। दिन में यही जंगल जो मुझे इतना खूबसूरत लगता है कि मैं इसमें अकेला टहल सकता हूँ, वही जंगल रात होते ही मानो एक भयानक भूत या पता नहीं किस में तब्दील हो जाता है। ओहो, मैं ये सब सोच ही क्यों रहा हूँ। मैं अपने आप को कोसने लगा। तभी ऊपर पहाड़ पर किसी की आहट हुई। ऊपर की तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने 2-3 कदम तेज रखे और उन बुजुर्गार के ठीक बगल में चलने लगा, लगभग चिपके हुए। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, पर एक अजीब से सुर में मेरे मुंह से निकला, कितनी देर लगेगी गांव तक पहुंचने में। रात अचानक हो गई, मानो किसी ने बटन दबाकर बल्ब बंद कर दिया। सच कहूं, ठीक इस वक्त मुझे किसी से भी नहीं डर लग रहा था, ना ही इस जंगल से, ना रात से, ना अगल बगल की आवाजों से। मुझे इस वक्त डर लग रहा था तो सिर्फ इन बुजुर्गवार से, जो मेरी बातों का जवाब ही नहीं दे रहे थे। अरे, कह देते चाय की दुकान पर कि हम रास्ते में बात नहीं करेंगे, तो मैं भी समझ जाता कि भाई इन्हें चलते हुए बात करना ठीक नहीं लगता। पर उनकी यह चुप्पी मुझे बुरी तरह डराए जा रही थी। मैं थोड़ा उनसे दूर होकर चलने लगा। एक निगाह पूरे अंधेरे को छान रही थी, तो दूसरी निगाह उन पर लगी हुई थी। उनकी चुप्पी इस रात को एक ऐसा डरावना सन्नाटा पैदा कर रही थी कि वह बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं अजीब अजीब सी कल्पना करने लगा कि मानो यह बुजुर्गवार अभी पलटेंगे और मुझसे कहेंगे, बस मैं तो इसी पेड़ पर रहता हूँ, अब तुम अकेले जाओ, और अचानक उछलकर पेड़ पर चले जाएं, या अजीब सी आवाज में हंसना शुरू कर दे। मेरा तो दम 2 सेकंड्स में निकल जाएगा। मैंने धीरे से उनके पैर देखे। खुशी हुई, वह सीधे हैं। हाँ, मैं जानता हूं यह सब कुछ बहुत बचकाना है, पर ठीक इस वक्त अगर मेरी जगह कोई भी होता और वह भी मेरी तरह डरपोक, तो वह भी यही सब सोच रहा होता। बहुत दूर एक बल्ब की रोशनी थी जो मोड़ों पर गायब हो जाती थी और फिर कुछ देर में वापस आ जाती थी।
पर उस बल्ब की रोशनी की दूरी कम ही नहीं हो रही थी। अचानक मुझे लगने लगा कि यह आदमी मुझे गोल गोल घुमाए जा रहा था। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन में तो मुझे इतना वक्त नहीं लगा था। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, कितनी दूरी और है? इस सन्नाटे में मुझे मेरी ही आवाज इतनी ज्यादा लगी कि आधा वाक्य मैं डर के मारे अपने मुंह में ही खा गया। आप यकीन नहीं करेंगी, वह तब भी चुप रहे। एक भीतर से इच्छा हुई कि अभी दौड़ लगा दूं, पर मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। अब मेरी निगाह पूरी तरह उनके ऊपर थी। अगल बगल के अंधेरे से मुझे कोई मतलब नहीं था। मैंने इस बार गला साफ करके अपने पूरे डरे हुए आत्मविश्वास को समेटते हुए पूछा, अरे साहब, कितना समय और लगेगा? इस बार उन्होंने मेरी तरफ एक बार देखा। शायद मेरे प्राण पखेरु के अभी पंख नहीं निकले थे, वरना अभी इसी वक्त उड़ चुका होता। मैंने खुद डर के मारे अपनी निगाह हटा ली। वापस पलट कर देखा तो वह अपनी ही गति में चले जा रहे थे, आगे अंधेरे में शून्य की तरफ देखते हुए। मेरी अब तो जान ही सूखती जा रही थी। या तो वो कुछ बोले या मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगा। उनके हाथ में एक डंडा था, पर वह उसे टिकाकर ही नहीं चल रहे थे। वह बस उनके हाथ में था। चाल भी ऐसी कि चलने की आहट भी नहीं हो रही थी। भीतर एक इच्छा तीव्रता से उठने लगी कि उनका डंडा छीनकर अभी उनके सिर पर दे मारूं और दौड़ लगा दूं। तभी एक आवाज आई। यह उन्हीं की आवाज थी। तुम सुन रहे हो? मैं समझ नहीं पाया जी, बस मेरे मुंह से इतना ही निकला। वह भी इसलिए कि वह बोलकर फिर चुप ना हो जाए। ये छोटी छोटी आवाजें, यह लय तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? इसी को रात का होना कहते हैं। मैं चुप था। उनके बोलने में एक अजीब सा संगीत था। गांव बस आने ही वाला है, वह धीरे से बोले और थोड़ी दूर तक शांत रहे। मेरे पीछे से कोई मेरे डर को खींचते जा रहा था। गांव बस आने ही वाला है, यह बात कि सांत्वना पुरस्कार की तरह काम कर गया और मेरा आधा डर जाता रहा। मैं उनके बारे में अब ज्यादा बुरा भी नहीं सोच रहा था। तभी वह रुक गए। बिना मुझे कुछ बताए सड़क के नीचे की तरफ उतर गए। मुझे फिर लगने लगा कि वह एक पेड़ पर चढ़ने वाले हैं। मैं सड़क पर अंधेरे में एकदम अकेला खड़ा था। मैंने धीरे से आवाज लगाई, अरे साहब, कहाँ चल दिए? सुनिए। कुछ और भी संबोधन जैसे शब्दों को जोड़कर कुछ टूटे फूटे वाक्य बोलने के बाद मैं चुप हो गया। मेरा आधा डर जो कहीं पीछे छूट गया था, वह वापस मुझसे आ चिपका। मैंने अपने चारों तरफ देखा। धीरे से बैग में हाथ गया और टटोलने पर अपनी टॉर्च निकाली। मैं उसे जलाने ही वाला था कि मुझे उनकी पेशाब करने की आवाज आने लगी। मैंने टॉर्च नहीं जलाई। मैं थोड़ी उनकी ओर जाकर खड़ा हो गया। पेशाब की आवाज आनी बंद हो गई थी, पर वह ऊपर ही नहीं आए। मैंने थोड़ा निगाह गाड़ कर देखने की कोशिश की जिस तरफ वह गए थे, पर मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मैंने अपनी टॉर्च जला ली और नीचे की तरफ देखा, पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। टॉर्च की रोशनी इस अंधेरे को और भी भयानक बना रही थी। मैंने आवाज लगाई, दद्दा, दाजू, भाई साहब, आप ठीक तो हैं? तभी सड़क के आगे से आवाज आई, चलो, वहां क्यों खड़े हो? अरे, वह आगे कब निकल गए? मैंने उन पर टॉर्च मारी तो अजीब सा महसूस होने लगा। वह दूर खड़े टॉर्च की रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने टॉर्च को बंद कर दिया। तेज कदमों से उनकी तरफ चलने लगा। वह मुझे देखे ही जा रहे थे। जैसे जैसे मैं उनके पास पहुंच रहा था, मुझे लगा मानो वह कुछ करने वाले हैं। पता नहीं, पर उनकी आंखों में मुझे एक शेर की तैयारी जैसी दिखी।
जब वह शिकार करने के पहले एक आखिरी बार अपने शिकार को पैनी निगाह से देखता है। मैं चलते चलते कांप रहा था, सो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, सीधे उनकी तरफ। वह सामने से हटे नहीं। मैंने भागते हुए उन्हें जोर से टक्कर मारी। वह बुजुर्गवार नीचे गिर गए। मैंने दौड़ना बंद नहीं किया। मैं भागता रहा जब तक कि मैं अपने गेस्ट हाउस नहीं पहुंच गया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं जब अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगा, तब मुझे अचानक से उन बुजुर्गवार की चिंता होने लगी। रात काफी देर तक जागता रहा, पर रूम से निकलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। सोचा सुबह उठते ही पता करूंगा। सुबह उठते ही मैं सीधा उस जगह पहुंचा। मैं वहां पहुंचते ही अपने आप को कोसने लगा। इस खूबसूरती से मैं गई रात डर रहा था। लानत है मुझ पर। उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं भी नहीं दिखे। फिर मैं वापस गांव लौट आया। अंदर गेस्ट हाउस में जाने की इच्छा नहीं थी, सो बाहर ही एक चाय की दुकान पर बैठा चाय पीने लगा। अभी मुझे यहाँ करीब 10 दिन और रहना है। मैं पेपर पढ़ने लगा। तभी मेरे सामने से एक आदमी छोटे से बच्चे को साथ में लिए गुजर गया, और मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो वही बुजुर्गवार है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और थोड़ी ही देर में निगाह फेरते हुए सीधे जाने लगे। मैं उनसे माफी मांगना चाह रहा था। मैंने उन्हें आवाज लगाई, एक बार, 2 बार, पर वह नहीं मुड़े। अलबत्ता उनके साथ चल रहे बच्चे ने एक बार पलटकर मेरी तरफ देखा। तभी चाय वाले ने मुझे बताया, वह दहनदा है। मैं दहनदा के नाम से चिल्लाने लगा, तो उस चाय वाले ने मुझे टोकते हुए कहा कि वह तो बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। पर पर मैंने चाय वाले से कहा कि रात को तो वह मेरे साथ थे, मुझे नहीं लगा कि वह सुन नहीं सकते। मैंने उस बहस में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। मैं एक बहुत बड़े गिल्ट से मरा जा रहा था। मैंने अपनी चाय वहीं छोड़ी और भागता हुआ उनके सामने पहुंचा। जब मैं उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो वह रुक गए। मैंने इशारों में उनसे माफी मांगी, पर वह मुझे आश्चर्य से देखते रहे, जैसे उन्हें कुछ याद ही नहीं हो। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और बगल की दुकान से बहुत सारी टॉफियां खरीद कर उस बच्चे के हाथों में भर दी और वापस उनके सामने खड़ा हो गया। मैं उनके सामने से हटा नहीं। मैं माफी चाह रहा था। तभी पहले उनकी आंखें, फिर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उतनी देर में उन्होंने बीती हुई बारात मेरी आंखों में पड़ ली। उनके मुस्कुराते ही मैंने एक गहरी सांस ली और उनके सामने से हट गया। वह उस बच्चे के साथ आगे चल दिए।